हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर सेशन ऑफ शिष्या क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंपेयरिंग क्वांटिटीज का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट जो था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, वहां पर हम लोगों ने रेशियो और परसेंटेज के बारे में समझा। रेशियो और फ्रैक्शन कैसे डिफरेंट है, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। आपको रेशियो को फाइंड करने से पहले यूनिट जैसे कि सेम होना चाहिए क्वांटिटीज का। उसके बाद हमने परसेंटेज समझा, परसेंटेज के एप्लीकेशंस देखे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। अब और एडवांस्ड एप्लीकेशंस हम देखेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज को कैसे ऑपरेटर में यूज करना आपने पिछले क्लास में जाना, कैसे नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप समझ गए, और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो सब आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक आज के टॉपिक्स लाइनअप के बारे में। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंट क्या होता है। देन परसेंटेज को यूज करके हम एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। एस्टिमेशन जब आपने पढ़ा होगा तब आपने राउंड ऑफ तो पढ़ा होगा, लेकिन परसेंटेज के केस में ये राउंड ऑफ कुछ अलग तरीके से काम करता है, एस्टिमेशन थोड़ा अलग होता है। वो कैसे करेंगे, वो कैसे पता करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। और फाइनली टैक्स के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट। हालांकि आज तो इंडिया में अगर आप कंसिडर करेंगे ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी होता है। एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन द एमआरपी। बट ये तीनों चीजें जानने की जरूरत है क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके से यूज होते थे। आज के समय तो जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स यूज होता है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। तो लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट। आप कभी भी कोई भी शॉप में जाएंगे, जैसे मॉल विजिट करते हैं, तो आपको कोई एक प्राइस में वो चीज मिलती है। आप बोलते हो कि यार ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा बहुत कम कर सकते हो क्या भैया। मोल भाव करते हो। जनरली लड़कियां बहुत करती है ना, लड़कियां बहुत करती है, जाती है भैया थोड़ा सा कम में दे दो। दूसरे शॉप में तो आपसे बहुत कम में दे रहा है, ये तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो आप, मैं तो खरीदूंगी नहीं। बाहर निकल जाते, फिर बोलते हैं भैया नहीं नहीं और कम करता है, कम करता है धीरे धीरे, मैडम जी इतना हो जाएगा, फिर वापस आते लेते हैं ना। इसको कहते हैं डिस्काउंट देना। क्या देना? डिस्काउंट, कम कर देना प्राइस को। तो ओरिजिनल जो भी प्राइस थी उससे कम में आप खरीद रहे हो, तो यानी डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद रहे हो। कितना कम हुआ उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। आप देखोगे कई सारे जगह में ऑफर्स के मामले में जैसे सेल लिखा रहता है, 50% ऑफ, 25% ऑफ है, इतना ऑफ हो जाएगा। ये क्या है? जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर इतना परसेंट हम कम कर देंगे। वही कंसेप्ट जो है डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट बेसिकली रिडक्शन है। जो भी मार्क प्राइस है लिखा गया है, जैसे मान लो कि मैं 1000 रुपए में एक शर्ट बेचता हूं, मैं बोलूंगा कि नहीं मैं इसको 100 रुपए कम में दूंगा आपको, है ना, 10% कम में दूंगा। कैसे ये परसेंट निकालते हैं भी मैं बताऊंगा। तो जितना कम कर रहे हो आप, एक्चुअल में आप 900 रुपए में बेच रहे हो, एक्चुअल प्राइस 1000 है, लेकिन बेची कितने में जा रही है? 900 में। तो कितना कम हो गया? 1000 में से 900 गया, 100 रुपया कम हो गया। तो ये 100 जो है ना, यही डिस्काउंट है। कैसे फाइंड करते हैं? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। मार्क्ड प्राइस जो है, जितना लिखा गया है उस आइटम का दाम, उस आइटम की प्राइस जितनी लिखी गई है, मार्क प्राइस, उसमें से आप कितने प्राइस में वो चीज बिक रही है यानी सेलिंग प्राइस, उसको घटा दो, आप डिस्काउंट पा जाओगे। अच्छा, अब डिस्काउंट तो बड़ा आसान है समझने में। अब डिस्काउंट परसेंट भी जो है ना, आसान ही है। ठीक, डिस्काउंट परसेंट बस इतना याद रखना कि एक्चुअल जो मार्क प्राइस है ना, उसके ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। आपके पास असल में पता था कि 1000 रुपए, 1000 का 10% में डिस्काउंट दे दूंगा। 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए हो जाएंगे। तो 100 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे। तो ये डिस्काउंट परसेंट जो है, ये किस पर कैलकुलेट किया जाता है? मार्क प्राइस पर। कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट परसेंट? जितना डिस्काउंट है, टोटल मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, ये फाइंड करना है। तो डिस्काउंट मार्क प्राइस का कितना पार्ट है, फ्रैक्शन फाइंड कर लो। जो डिस्काउंट है, परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट मार्क प्राइस का कितना पार्ट है वो कंपेयर, एक फ्रैक्शन निकालोगे आप डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। यानी जो डिस्काउंट है मेरे मार्क प्राइस का कितना पार्ट है। अगर मैं मान लो कोई चीज 1000 रुपीज की मार्क्ड है, 1000 रुपए में मिलती है, हाँ, लेकिन बेचा मैंने उसको 900 रुपए में, तो मैंने दे दिया कितने का डिस्काउंट? 100 रुपए कम कर दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो ये 100 रुपए जो एक्चुअल की प्राइस थी 1000 रुपए, इसका कौन सा हिस्सा है, कितना पार्ट है? तो कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन से आप निकालोगे। कैसे? 100 डिवाइडेड, 100 आउट ऑफ
1000, यानी 100 का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया? मार्क प्राइस पर दिया। तो डिस्काउंट जो प्राइस है उसका कौन सा हिस्सा है? 100 by 1000 सिंप्लीफाई करोगे तो 1/10 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 1 out of 10। इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। 1/10 into 100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन जो मिला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। पिछले वीडियो में वही देखा है, वो समझा भी है क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं मालूम आपको ये कंसेप्ट तो तुरंत से आई आइकन या इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में तुरंत जाकर पहला वीडियो देख लो इस कंसेप्ट। ठीक, तो इनटू 100 कर दोगे इस फ्रैक्शन को तो आपको डिस्काउंट परसेंट बढ़िया सा बन के मिल जाएगा। करेक्ट। तो 1/10 मेरा इस सिचुएशन में 100 रुपए डिस्काउंट दिया हुआ है। 100 आउट ऑफ 1000, 1/10। ये फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज बेस हमेशा मार्क प्राइस है। 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिस्काउंट परसेंट हो गया इस सिचुएशन में 10%। सिंपल सा कंसेप्ट है। यही फॉर्मूला नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने लिख रखा है, इसको आप नोट कर लो। ये दो चीजें हैं। पहला है डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट जो होता है यही डिस्काउंट यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो कि डिस्काउंट है अपॉन मार्क प्राइस। फ्रैक्शन निकाल लो, डिस्काउंट मार्क प्राइस का कौन सा फ्रैक्शन है निकाल लो, इनटू 100 कर लो, आपको डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर ना? अच्छा, ये कंसेप्ट के बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं इसको। ठीक, तो दो चीजें याद रखना। डिस्काउंट जो है कितना लेस है आपका सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के कंपैरिजन में। डिस्काउंट परसेंट जो है मार्क प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहले आप डिस्काउंट कितना पार्ट है मार्क प्राइस का वो निकालोगे, फ्रैक्शन निकालोगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, आपको डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पहले तो आप देखो डिस्काउंट निकालना है, उसके बाद डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है? पहली चीज जो दी गई है कि कितने में इसका मार्क प्राइस है, इसका मार्क कितने में हुआ था। तो मार्क प्राइस यानी एमपी शॉर्ट में ₹840 है। सेलिंग प्राइस कितने में इसको बेचा गया, एक्चुअल में बेचा गया है 714, तो ₹714। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट सिंपल सा कितना कम है सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सॉल्व करोगे 840 माइनस 714, 800 में से 700 गया, 100 बच गया। 140 में से 10 गया, 130 बच गया, 130 में से 4 और चला गया, 126 बच गया, यानी ₹126 कम हो गया। करेक्ट। अब 126 कम तो हो गया है, अब इसको परसेंटेज डिस्काउंट मिल गया, पहला पार्ट का आंसर डन। इतने में आपका सॉल्यूशन एंड नहीं होता, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट परसेंटेज भी तो निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आप डिस्काउंट और किसका रेशियो लोगे, किसका फ्रैक्शन लोगे? हाँ, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस या डिस्काउंट और मार्क प्राइस? जल्दी सोचो सोचो सोचो। जो लोग सोच रहे हैं कि डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेंगे, आप लोग गलत हैं। तुरंत रिवाइंड करके देखो, मैंने आपको बताया है डिस्काउंट और मार्क प्राइस का रेशियो निकाला जाता है, डिस्काउंट और मार्क प्राइस का फ्रैक्शन निकाला जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिस्काउंट परसेंट निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। मैं वापस से फॉर्मूला लिख रहा हूं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्काउंट है 126 का, 840 की मार्क प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया। 84 14 के टेबल में आता है, 6 4 are 24 और 6 1 6 plus 2 14 के टेबल में। 14 के ही टेबल में 126 भी आता है, 9 4 are 36, 9 1 are 9 plus 3 12। तो 14 से सर ये कैंसिल हो जाएगा। 14 के टेबल में 6 बार में 84, 14 के टेबल में 9 बार में 126। अच्छा, फिर से कैंसिल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 के टेबल में 3 3 और ये हो जाएगा 3 के टेबल में 3 2। करेक्ट है।
3 के टेबल में हो गया 3/2। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, बचा क्या 3 और 5, 3 इंटू 5 15% आपके पास निकल के क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंट। यहां पे बस ये गलती मत करना, जब मैं आपको स्टार्ट में ही बता रहा हूं, फिर से एम्फसाइज कर देता हूं, यहां पे स्टूडेंट जनरली ये गलती कर बैठते हैं कि डिस्काउंट परसेंट निकालते वक्त, डिस्काउंट तो सब सही निकाल लेते हैं, लेकिन डिस्काउंट परसेंट निकालते वक्त आप ये कंफ्यूजन में आ जाते हो कि किसके बेसिस पे लें। तो याद रखना, जो ओरिजिनल में आपका मार्क प्राइस था उसी के बेसिस पे आपने डिस्काउंट दिया था। आपने डिसीजन कब बनाया था, आपने बना लिया था डिसीजन कि 1000 का ये जीन्स है, या फिर इस सिचुएशन में 840 का आइटम है, मैं इतना कम कर सकता हूं, 714 तक ही जा सकता हूं, करेक्ट। तो जो प्राइस से आप स्टार्ट किए थे उसी प्राइस के बेसिस पे ही आपने डिस्काउंट का डिसीजन बनाया था, और उसी के बेसिस पे ही आप डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करते हो। ये हमेशा होता है, डिस्काउंट इज परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं एस्टिमेशन। एक एस्टिमेशन जो आपने पहले भी किया होगा उसको मैं यहाँ पे हल्का सा बताता हूं। यहाँ पे बिल जो लिखा हुआ है 577.80 and the shopkeeper gives a discount of 15%. How would you estimate the amount to be paid? कैसे आप समझोगे कि कितने पैसे आपको देने हैं, इसको कैसे एस्टिमेट करोगे? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 577.80 ये जो है, जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि चलो ठीक है 577 बहुत ऑड सा नंबर है, 0.80 बहुत ऑड सा नंबर है, मैं इसको एस्टिमेट कर लूंगा राउंड अबाउट, मैं मान लेता हूं ये 580 के बराबर है। एस्टिमेशन रफ होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, रफ होता है। उसके बाद आप दे दोगे उतने पैसे, कुछ ना कुछ एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से वापस आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, नहीं, आपको रफ आइडिया चाहिए ताकि आप उतने तो नोट निकालो, उतने अगर आपने पैसे दे दिए तो जो चेंज है बचा हुआ वो तो मिल ही जाएगा। खैर आजकल तो पेटीएम हो गया है, लेकिन जब ये एस्टिमेशन बहुत काम आता है चेंज के केस में, या आपको नॉलेज भी देता है आप क्या नंबर टाइप, ठीक है। तो चलो ये समझने वाली चीज है। आगे में भी जो एस्टिमेशन है दूसरे तरीके का वो भी मैं बताऊंगा, जो कि और ज्यादा यूजफुल है, बहुत सारे जगह पूछा जाता है, ये स्किल है टू बी लर्न। ओके, सो 577.80 को आप एस्टिमेट कर सकते हो। लेट्स से मैं 577.80 को लेट्स एस्टिमेट दिस एज, ये बहुत पास है, एक आसान सा नंबर है 580 के पास, करेक्ट। इसको मैं एस्टिमेट कर लूंगा 580 के आसपास, ठीक है, टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया टू टेंस, राउंड ऑफ टू टेंस, नियरेस्ट टेंस। ओके, नियरेस्ट टेंस, ऑब्वियसली नियरेस्ट टेंस को ही राउंड ऑफ करते, दूर के टेंस तक नहीं जाते, तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। सो 580 हो गया मेरा क्या बिल का प्राइस। अब इस पे शॉपकीपर को 15% का डिस्काउंट देना है, तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा, राउंड अबाउट रफली आप एस्टिमेट कर लो, डिस्काउंट एस्टिमेट हो जाएगा इज इक्वल टू, हमेशा डिस्काउंट, यहां पे एक नया चीज आप सीखोगे, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्काउंट परसेंट तो हमने देखा था, मैं वो फॉर्मूला फिर से लिखूंगा ऊपर में और उसी से आपको ये दिखा दूंगा। डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो बेसिकली डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, करेक्ट। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन आपको पता है। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंट दी हुई है तो आप मार्क डिस्काउंट कैसे फाइंड करोगे? तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आप सिंपल सा इसी फॉर्मूला से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डिस्काउंट, इसको जब इस साइड ले जाओगे तो डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100। डिस्काउंट परसेंट का जो नंबर है उसको आप लिख लो, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस कर लो, डिवाइड बाय 100। दो तरीके से इसको समझ सकते हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 15% ऑफ मार्क प्राइस, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके, ठीक है। पहले मैं आपको फॉर्मूला से ही बता देता हूं। डिस्काउंट आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, एक तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, ऑब्वियसली मार्क प्राइस पे ही आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, एक ये तरीका है। दूसरा, यूज द फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला फाइनली आपको ये मिलेगा। दोनों तरीके से आपको एट द एंड वही करना पड़ेगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस यानी 15% ऑफ 580। यहां पे भी आप 15 पुट करोगे, 15% इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय
मार्क प्राइस यानी 580 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये लिख लिया। यहां से भी आप सॉल्व करो, वहां से भी आप सॉल्व करो, एट द एंड आपको डिस्काउंट इज इक्वल टू 15 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 580 मिलेगा। इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा कि कितना डिस्काउंट देना। यहां से भी आप सॉल्व करो, आपको वही चीज मिलेगी, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15 इंटू 580 डिवाइडेड बाय 100। दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर लो, दोनों चीजें वही चीज दे रही है, आप दोनों में से कोई एक रिमेंबर कर लो। मैं तो बोलूंगा इस पे ज्यादा, अगर ये आप रिमेंबर कर लोगे, अगर आपको लगता है ये एक्स्ट्रा बर्डन है आपके लिए रिमेंबर करने में, ग्रेड 8 के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आपको लगता है कुछ बच्चे होते हैं ना, मैं क्यों ज्यादा फॉर्मूला रिमेंबर करूं, नहीं सर मैं इतना फॉर्मूला क्यों रिमेंबर करूं, हर चीज के लिए एक एक फॉर्मूला रिमेंबर करता रहूंगा। तो आप ऐसे हो तो आप इसी को रिमेंबर करो बेटा, ज्यादा रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, नहीं मैं तो हर चीज मुझे जानना है, तो आप इसको जान लो, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। ये आपको फास्ट ही रखेगा। ऑब्वियसली कोई चीज आपको मालूम है तो वो चीज आपको ज्यादा फास्ट करेगी, ठीक है, और रादर देन ये, ठीक, ये फॉर्मूला। मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है, ठीक। चलो तो परसेंटेज फाइंड करते हैं, सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 15 और 58 को मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 50 दे देगा आपको अराउंड 750 और 15 इंटू 8 होता है 120, 750 प्लस 20 770 870 आ जाएगा। 870 डिवाइडेड बाय 10, रफली आपके पास आ गया ₹87 का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? 87 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट मेरे पास आ गया है निकल के ₹87 का, करेक्ट। कैंसिल आउट हो गया सब चीज और निकल के कितना आ गया? 870 डिवाइडेड बाय 10 87। आपको बोला कितना है, कितना एस्टिमेट करो, कितना देना पड़ेगा, तो एस्टिमेट कर लो भाई। सो एस्टिमेट कितना प्ले करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो, करेक्ट। ये फॉर्मूला अगेन इससे आया हुआ है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि डिस्काउंट जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी फॉर्मूला से मैंने मार्क प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट से, करेक्ट। तो अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमने एस्टिमेट किया था कितना? 580 में से माइनस कर लो 87, 580 में से 80 गया 500 में से 7 चला गया 493। रफली आपको 493 रुपीस देने पड़ेंगे। तो आप 500 का नोट पकड़ा दो, आपको रफली 5 to 7 रुपीस आपको वापस मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये होता है एस्टिमेशन, आपको इस तरीके से ये काम आता है। आप नियरेस्ट टेंस ले लो, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप एक्चुअल नंबर लेके सॉल्व करोगे 577.80 तो आपका कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। आप फास्ट कैलकुलेट करना चाहते हो और जल्दी से बताना चाहते हो तो आप इसको 580 ले लो, रफली आपको 87 का डिस्काउंट मिलेगा 577.80 पे भी, क्योंकि पास के नंबर है। आपको एट द एंड 580 माइनस 87 रफली अराउंड 493 ही देना पड़ेगा, जो कि 577.80 के केस में भी उतना ही कुछ देना पड़ता। क्लियर? तो ये चीज है एस्टिमेशन। ये आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन द सबकॉन्शियस पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसे राउंड ऑफ करते हैं टेंस के लिए, ये मालूम ही था। इसका एप्लीकेशन मैंने बस बता दिया यहाँ पे इस एग्जांपल में। अब मैं आता हूं आपको एक्चुअल में परसेंटेज में कैसे एस्टिमेशन करते हैं वो बताने के लिए। वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर किस तरीके से, अगर डेसिमल में परसेंटेज दिया है तो आपको एक्चुअल आंसर ही लाना है। आप यहां पर 22.5 की जगह 23 मत कर देना, मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप 22.5 ही रखो। मैं आपको यहां पे ही समझाऊंगा कि 22.5 आप कैसे निकाल लोगे बहुत ही फास्ट। आपको 22.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक कंसेप्ट समझना है, वो कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ लो। टोटल हमेशा 100% होता है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा हुआ है। अब टोटल 100% है और टोटल का वैल्यू जो है वो 120 है। दोनों को हम साइड बाय साइड लिख लेते हैं। मुझे फाइंड करना है 22.5% ऑफ 120 जो कि 100% है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 100% जो होता है वो है 120 के बराबर, करेक्ट। डन है। साइड बाय साइड लिख लो, जो परसेंटेज है और जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है साइड बाय साइड लिख लो भाई। आपको पता है कि 100% जो है
वो वैल्यू उसकी है 120 या 120 रुपीज या 120 चीजें, जो भी चीज है 120 के बराबर है। हाँ, अब 100% के ऊपर मैं कुछ भी कर दूं, सेम चीज 120 पे होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 100% का आधा यानी 50% होता है, तो अगर मैं इसका आधा कर देता हूं तो मेरे वैल्यू भी तो आधा हो जाएगा। 120 50% कितना होगा, 120 का आधा होगा। 100% जब 120 है तो 50% 120 का आधा, तो 120 को बाई 2 कर लो, कितना मिल जाएगा तुम्हें मिल जाएगा 60 रुपीज, या 60 जो भी वैल्यू है वो 60 हो जाएगी। अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं क्या करूं, 100 को जो है वो 10 से डिवाइड कर दूं, इससे 2 से ना करके 10 से कर दूं। अगर मुझे 10% निकालना है मैं 10 कर देता हूं, 10 से डिवाइड किया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, वैल्यू को भी 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। यानी 100% जो चीज 120 है तो 10% उस वैल्यू की डिवाइड बाई 10 होगी, यानी 12 होगी। ठीक सर, अब ये जो आप बता रहे हो यहां पे कैसे काम आएगा सर? तो यहां पे देखो, इस 22.5 को मैंने स्प्लिट करके रखा हुआ है दो पार्ट में, 20 और 2.5%। कई बच्चे देख रहे होंगे सर ये क्या है, जल्दी बताओ इसको। तो मैं बता रहा हूं आपको, 20% और 2.5% में आपने बांट के रखा हुआ है इसको। 20% अब आप निकाल सकते हो अलग से, 2.5% निकाल सकते हो इस वाले टेक्निक से। ध्यान से देखो, 10% निकाल लिया, अगर 10% निकाल लिया तो 10 इंटू 2 20 होता है। इस 10% के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 20% निकाल सकते हो बड़े आसानी से। इस 10% का डबल कर दो, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20%। 10% कितना है, 12 है। 12 को भी इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 24 हो गया कि नहीं? तो देखो 20% निकल के कितना आ गया, 24। क्या कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा 120 के साथ में? सिंपल सी गणित है। 100% 120 के बराबर है। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको, 100% जो है वो 120 के बराबर है। 100% का आधा कर दो, वैल्यू भी आधा हो जाएगा, 50% 60 के बराबर हो गया। 10% 100% का 1/10 है, 10% हो गया 12। 20% निकालना है, 10% का डबल हो जाएगा 20%, 10 इंटू 2 20, 12 का भी डबल कर दो 24। ये निकल के ऐसे करके आ गया। अच्छा, अब 2.5 कैसे जाए सर? 2.5 तक जाने के लिए आप यहां 10 से स्टार्ट करो, 10 को आधा कर दोगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 10 डिवाइड बाई 2 5%। 12 को भी आधा कर दो, 12 को आधा कर दिया, कितना आ गया 6, तो 5% तो 6 है। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 2.5 मिलके ही तो 5 बनते हैं, तो 5 का आधा कर दो, कितना आ गया 2.5। तो 6 का आधा हो जाएगा 2.5% जो कि है 3। तो देखो दोनों चीजें आ गई, मुझे 2.5% भी मिल गया। मैंने फिर से मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, देखो 5% निकला, यहां 10% का हाफ किया 5%, 10% के करस्पॉन्डिंग वैल्यू का भी हाफ कर दो, आपको ये 6 मिल गया। 10% 5%, 12 का हाफ, आप 5% का फिर आधा कर दो, 2.5% हो जाएगा। और 6 जो वैल्यू थी 10% 5% के करस्पॉन्डिंग, उसका आधा कर दो 3, आपको 2.5% के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे मेरे लिए मेन जो है मैंने निकाला था 20%, 24 है, ये मैं यूज करूंगा, और 2.5% जो 3 है ये मैं यूज करूंगा। आप प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसा बनाओगे नहीं, आप डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ये सब चीजें फास्ट आपको करेंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस से। ठीक, तो ये टेक्निक जो बताइए आपको, 1% दिया हुआ है उसी को यूज करके सभी परसेंट निकालना। अगर आपको 120 दिया है, आप बहुत आसानी से 120 का 100% है 120, तो उसी को यूज करके आप बहुत आसानी से 50% हाफ कर दो। 60% निकालना है, पहले 10% निकाल लो, 10% जो आ रहा है उसको इंटू 6 कर दो। अगर आपको 70% निकालना है, 10% निकालो, इंटू 7 कर दो। यही तरीका है। अगर आपको 2.5 निकालना है, आप 10% निकालो, डिवाइड बाय 10 करके, फिर उसको आधा कर दो, 5 निकालो, फिर आधा कर दो, 2.5 निकालो, जो कि इस केस में किया था। अगर आपको 1% निकालना है, कैसे करोगे, डिवाइड बाय 100 कर दो, खत्म। या फिर 10 एक बार डिवाइड बाय 10 करके 10% बनाओ, फिर से 10 से डिवाइड कर दो, खत्म। 1% निकल गया, 3% निकल जाएगा, इंटू 3 कर दो,
यही है टेक्निक। क्लियर? एक बार और देख लेते हैं इसी चीज को। 100% था 120, इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया 10 से, तो मुझे 10% मिल गया। 10% वैल्यू क्या है, उसके लिए वैल्यू को भी 10 से डिवाइड कर दो, 12 मिल गया। 10% से 20% जाने के लिए इंटू 2 करना है, तो 12 से जो कि 10% है उससे 20% जाने के लिए इंटू 2 कर दिया, 24। 10% से 5% जाने के लिए डिवाइड बाई 2 कर दिया, 10 डिवाइड बाई 2 5%, 12 डिवाइड बाई 2 कर दो, 6 हो गया, डन। 5% से 2.5% जाना है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 6 जो है उसको भी डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको 2.5%। ऐसे करके आपको ये दो चीजें मिल गई। 2.5% जो है वो 3 है और साथ में 20% मिल गया जो कि 24 है। ये दोनों चीजें यूज करके 22.5% निकाल सकते हैं, क्योंकि 22.5% जो है वो 20% और 2.5% को जोड़ के बना है। करेक्ट? तो 20% 24 और 2.5% जो है 120 का 3, दोनों को जोड़ दो, आपको करेस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी 22.5% 120 का मिल जाएगा जो कि 27 है। आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। इससे क्या फायदा हुआ, आपका जो कैलकुलेशन है 22.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, वो नहीं करना पड़ा और आपका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो गया। करेक्ट? ये है टेक्निक, ये है ट्रिक। आप इसको यूज करके कोई भी परसेंट बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसको याद रखना बेटा। एक और एग्जांपल दूंगा ताकि ये पक्का हो जाए। ठीक, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। 37% अगर आपको निकालना है 13 का, तो आप 37 को इंटू करोगे 13 से, एक तरीका वो है। दूसरा ये है कि आप 37% को लिख लो कि मैं 30% निकाल लेता हूं पहले, फिर 7% निकाल लेता हूं और उसके बाद दोनों 7% और 30% के वैल्यू को जोड़ लूंगा। करेक्ट? ये है स्मार्ट वे। ये है ट्रेडिशनल वे, जहां पे आप मल्टीप्लाई करो 37/100 इंटू 13, ऐसे करके करोगे, बड़ा टाइम लगेगा, पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। ये है स्लो। और एक ऐड आता था ना, स्लो जिंदगी, और एक ऐड आता था ये जिंदगी। हाँ, हमारे टाइम पे तो बहुत पॉपुलर होता था, वो रिवर्स करके आता था। पहले आता था तो उसको प्रोफेसर जो है पकड़ लेता था कि अरे ये तो लेट आया है। दूसरी बार उसने रिवर्स में आया, रिवर्स में एंट्री ली, तो प्रोफेसर को लगा कि वो तो बाहर ही निकल रहा था, तो वापस आओ। तो तो ये होता है स्मार्ट बेटा, है ना, स्मार्ट टेक्निक। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करने बोल रहा हूँ, अगले दिन जाके स्कूल में ऐसा ना करने लगना। ठीक है, चलो। तो 30% निकालने के लिए पहले 13 जो है वो 100% के बराबर है। करेक्ट है। 100% को 10% बनाऊंगा डिवाइड बाय 10 करके। डिवाइड बाय 10 किया, 13 को डिवाइड बाय 10 करो, 1.3 हो गया, सिंपल। अब 30% निकालना, इंटू 3 कर लो, 30% हो जाएगा। 1.3 को इंटू 3 करोगे, 3.9 आ गया, डन। तो 30% तो निकल गया मेरे भाई, 3.9। ठीक है। अच्छा सर, अब 7% कैसे निकालेंगे? डिवाइड करने से 7 नहीं आता 100 से। इसके लिए आप 10% से पहले निकाल लो 1%, डिवाइड बाई 10 कर लो, 1% हो गया। 1.3 को डिवाइड बाई 10 करोगे, कितना आ जाएगा? 0.13। 0.13 आ गया। ठीक है, अब 0.13 तो आ गया, 1% है, इससे 7% निकाल लो, इंटू 7 कर लो। 1% इंटू 7 कर लो, इंटू 0.13 इंटू 7, 7 इंटू 13, 0.191। तो ये हो गया 7% दे दिया, 0.91 हो गया, डन। तो आ गया मेरे पास ये 0.91 और ये हो गया 3.9। 30% हो गया 3.9 और 7% कितना हो गया? 0.91। दोनों को जोड़ दोगे, आपके पास आ जाएगा एंड रिजल्ट जो कि है 4.81। 37% ऑफ 13, 37% ऑफ 13, 4.81। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और बार यहां पे दिखा दे रहा हूं, 100% से 10% के लिए डिवाइड बाई 10। 13 को डिवाइड बाई 10 किया, 1.3 आ गया। 30% निकालना था, इंटू 3 किया, इसको इंटू 3 किया, 3.9 आ गया। ये यूज किया 30%, 3.9 है। 1% निकाला, डिवाइड बाई 10 कर दिया, फिर से 10% को यहां पे भी डिवाइड बाई 10 कर दिया, मुझे मिल गया 1% जो है वो 0.13 है। 7% निकालना है, 1% को इंटू 7 करेंगे, 0.13 को इंटू 7 किया, 0.91। 0.91 7% है
और 3.9 30% है, दोनों को जोड़ दोगे 37% मिल जाएगा, जो कि है 4.81 13 का। क्लियर? तो ये तरीका है, ये तरीका समझ लो, बहुत काम आएगा आगे जाके आपके अलग अलग तरीके के प्लेसेस में, ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में बट ऑल्सो इन केस ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स। ठीक, अब आगे आते हैं टैक्स के कंसेप्ट पे। तो डिस्काउंट का मैंने जो भी है वो बता दिया, और आपको एस्टिमेट कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अगर आपको कल के दिन कोई बोल दिया 12.5% डिस्काउंट है, तो पहले 12.5 से मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, 10% निकाल लेना, डिवाइड बाय 10 इंटू 10, डिवाइड बाय 10 करके 2.5% निकाल लेना, एक बार डिवाइड बाय 10 कर लेना, फिर दो बार डिवाइड बाय 2 कर लेना, खत्म। सिंपल है। चलो अब आ जाते हैं टैक्स के कंसेप्ट पे। 3 तरीके के टैक्स होते हैं बेटा, ये हुआ करते थे। अभी के टाइम पे जो है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी फॉलो होता है। वैट का जो सिस्टम था वो अमेरिका से निकला था। हर एक प्लेस में एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इससे क्या होता था कि टैक्स जो है, जो फर्म्स टैक्स नहीं पटाते थे वो लोग भी सही से पटाते थे, लेकिन उसके साथ कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो कहीं कहीं पे दिखने लगा था, और उसको एलिमिनेट करना इजी नहीं होता। एक स्लैब बनाया गया जीएसटी का, जो कि सब जगह फिट बैठ जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके। सेल्स टैक्स भी ऑलमोस्ट नहीं है इंडिया में, एमआरपी में ही इंक्लूडेड रहता है, जीएसटी के फॉर्म में। अलग से कोई और इसको चार्ज नहीं कर सकता। बाकी जगहों पे अलग अलग चीजें होती है, लेकिन मैं पूरा का पूरा एक एक चीज आपको बताऊंगा। पहले मैं सेल्स टैक्स ही बता देता हूं। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई चीज आप बेचते हो, तो जो उसकी बेचने की प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर आप कोई टैक्स पटाते हो, वो चीज को हम सेल्स टैक्स कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे सब चीज जीएसटी के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक, तो ये सेल्स टैक्स अलग से कंसेप्ट पहले भी यूज होता था, आज भी लोग यूज करते हैं। सेल्स टैक्स हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। जितने में आपने तय किया है कि आप बेचोगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स आप जोड़ते हो, वही आपका सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द शॉपकीपर ऑन द सेल ऑफ एनी आइटम, इट इज प्रेजेंट इन द बिल। बिल में ही रहता है। तो कोई आइटम का प्राइस है, उसको इतने में बेचना था, आप उसमें टैक्स भी तो पटाओगे ना, तो वो टैक्स भी आप क्या करता है, दुकानदार कस्टमर से ही ले लेता है। ऐसा नहीं कि आपको बेचा 100 में और अलग से वो 10 रुपए एक्स्ट्रा अपने जेब से पटा रहा है, नहीं। एक्चुअल में उस चीज की प्राइस होगी 90 रुपीज, वो 10 रुपीज जोड़ के आपसे ही लेगा सेल्स टैक्स का। ठीक है, एक्चुअल जो एमआरपी है उसमें सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, तो वो अलग से नहीं है, वो जीएसटी का ही पार्ट है, एमआरपी में ही जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन कैसे फाइंड करते हैं, किस पे फाइंड करते हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना। सेल्स टैक्स जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज ₹450। अगर ये सेल्स टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है एमआरपी में, ये नहीं होता है जनरली। अगर किसी केस में जनरली आप अगर जाओगे, कोई रेस्टोरेंट्स में जाओगे, होटल्स में जाओगे, या फिर कोई चीज ऑर्डर करोगे, उन सिचुएशंस में कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे वो लोग अपने आइटम का प्राइस, जहां पे लेबल नहीं है, जैसे अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, मान लो मैं ये पेन है, ये पैकेट में मैंने खरीदा, ये रैपर में ही है, तो इसकी एमआरपी में इसका सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कोई रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, अच्छी से कोई खाने के लिए बिरयानी मैंने ऑर्डर की, और मैंने देखा मेन्यू में एक प्राइस था, मैंने बोला लेके आ जाओ भाई, फिर वो एंड जो बिल आया उसमें देखा ये तो अलग से और एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, ये क्या है। मैंने कहा ये तो 180 रुपए की थी, या फिर ये इतने की थी, आपने ये 216 पॉइंट इतना पे करने बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर वो बोलता है सर ये टैक्स है। तो क्या टैक्स है, उसमें आपका सर्विस टैक्स आ जाता है, बहुत सारे फलाना फलाना टैक्स आ जाते हैं। एक्चुअल में अब उसको जीएसटी में ही डाल दिया गया है, और अलग अलग तरीके वो एक तरीके का सेल्स टैक्स ही है। वो क्या है बेटा, वो एक तरीके का सेल्स टैक्स है। अलग से जो चीज लिखी हुई थी उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करके कोई चीज ले रहा है, और सर्विस के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए, वही चीज को हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज ₹450, द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। एक्चुअल में बिल में कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, सेल्स टैक्स हमेशा जितना प्राइस है उसका, उस कीमत के ऊपर ही फाइंड किया जाता है। गिवन द कॉस्ट वाज, व्हाट इज द कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना है उसका, कितना वैल्यू है, 450।
आप इसको बेचोगे 450 में, लेकिन मान लो आपको बेचने पे 5% टैक्स है, तो वो क्या आप 5% टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे? करोगे ना। तो वो 5% टैक्स किससे कलेक्ट करोगे? कस्टमर से। तो उसके बिल अमाउंट में ही कंसिडर करोगे, तो बिल अमाउंट में ऐड हो जाता है। तो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 5%। किसका 5% बेटा? 5% ऑफ जो कॉस्ट है उस मटेरियल का, उसका। तो 5% ऑफ 450 निकाल दो, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया। 5 इंटू 40 200 और 225 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये हो गया 22.5। तो 22.5 रुपीज जो है वो सेल्स टैक्स। ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा किसमें? ये ऐड हो जाएगा आपकी कॉस्ट में, और एट द एंड बिल में रिफ्लेक्ट करेगा। उसमें लिखेगा कि कॉस्ट ऑफ आइटम, ऐसे दिया रहता है बिल जब बनता है तो कॉस्ट ऑफ आइटम यूनिट, फिर एट द एंड जब बिल बन जाता है यहाँ पे प्राइस रहता है, क्वांटिटी रहता है, एट द एंड यहाँ पे जब टोटल बनता है तो यहाँ पे टैक्स भी लिखता है, टैक्स रेट 5%, फिर टैक्स का वैल्यू लिखा रहता है, टैक्स लिखते हैं यहाँ पे है, यहाँ कहीं ऐसे, ठीक है। फिर उस टैक्स की वैल्यू, तो वहां पे 22.5 ऐड हो जाएगा ऐसे। फिर फाइनल बिल अमाउंट, तो वो बिल अमाउंट ही हम फाइंड कर रहे हैं। तो बिल अमाउंट जो होता है, जो भी कॉस्ट है ना, एक्चुअल में कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू है। ये प्रॉफिट नहीं है। सेल्स टैक्स को प्रॉफिट से मत कंफ्यूज करना। सेल्स टैक्स इज अ अमाउंट विच द सेलर पेज टू द गवर्नमेंट। जो सेलर है वो गवर्नमेंट को ये पे करता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक। बिल अमाउंट हो जाएगा 450 प्लस 22.5, जोड़ लो तो रुपीज 472.5। इतना उसको बिल अमाउंट अपना पे करना पड़ेगा अगर ये रोलर स्केट्स खरीदता है, ठीक है। जनरली एमआरपी में ये लिया जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन जब भी पूछेंगे आपको सेल्स टैक्स के, आपको ये अलग से ही निकालना पड़ेगा। आपके जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए ना बेटा, उसमें हर जगह पे आपको कॉस्ट अलग से दिया हुआ है, सेल्स टैक्स अलग से दिया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल वैट या फिर आपका जीएसटी का क्वेश्चन है, उस केस में रिवर्स जाना पड़ता है। वहां पे भी मेंशन किया रहता है क्लियरली कि भाई एक्चुअल प्राइस ये था, इसमें टैक्स इंक्लूडेड था, क्योंकि जीएसटी और वैट जो होता है ना, वो इनविजिबल टैक्स है एक तरीके से, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक ठीक। तो सेल्स टैक्स जो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होता है कई सारे सर्विस और के सिचुएशन में, और प्रोडक्ट के सिचुएशन में वो एमआरपी में इंक्लूडेड रहता है, ठीक। लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा तो सेल्स टैक्स हमेशा इस तरीके से निकालना है, कॉस्ट के बेसिस पे। वो इंक्लूडेड कभी नहीं रहता सेल्स टैक्स, ये याद रखना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड नहीं। अगर गलती से भी इंक्लूड किया है ना, उसमें मेंशन रहेगा ये वर्ड इंक्लूडेड। आगे भी देखना क्वेश्चंस में आता है इंक्लूडेड वर्ड, ओके। इंक्लूडेड वर्ड जब दिया रहता है कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। चलते हैं आगे और समझते हैं वैट और जीएसटी। वैट और जीएसटी बड़े सिमिलर हैं, सेम टू सेम कंसेप्ट हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि वैट में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी थी, अलग अलग स्लैब थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। जीएसटी वाला रूल आने के बाद बहुत यूनिफॉर्मिटी आ गई है, ये बोल सकते हो आप, ठीक। तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं प्राइस में। जैसे मान लो मैंने एक पेन बनाई 5 रुपए की, मेरे को लगता है उसको बनाने में 5 रुपए, ठीक। तो मैं जब बनाऊंगा तो मुझे एक एक्साइज और कुछ पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। प्रोडक्शन के बेसिस पे एक टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वो टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ चीज बना रहा हूं, नहीं सर्विस क्रिएट कर रहा हूं, प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूं, उसको बेचूंगा आगे जाके, उसके फायदा करूंगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक सेट रहता है कि हमको कुछ पैसे आप दे दो भाई, आप अपना फ्री में नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज करो, कुछ भी चीज कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कुछ परसेंट आपको देना है, वही चीज टैक्स है। तो ये सेल्स टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस पे होता है, इंक्लूडेड नहीं रहता। वैट और जीएसटी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। कैसे? मान लो मैंने 5 रुपए का बनाया कोई चीज, उसको मैं अगले को बेच रहा हूँ, एक वेयर हाउस को, जहां पे वो पेन जाके स्टोर होंगे। 5 रुपए की चीज थी, उसमें मुझे 2 रुपए टैक्स देने। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं 5 + 2 7 रुपए में उसको दूंगा आगे। ऐसा नहीं कि 5 रुपए में दे दिया, 2 रुपए में बाद में पटा रहा हूं, नहीं, वो 2 रुपए जोड़ के मैं बेच दूंगा, ठीक। तो 7 रुपए में मैंने बेच दिया आगे। अब 7 रुपए उसको मैं मार्क करूंगा, अगर मैं वेयर हाउस में रखता हूं, मेरे को इतना किराया देना है इस जगह का, और फिर इस पे भी मुझे टैक्स पटाना है, इसका
फलाना टैक्स पटाना है, मैं इसमें कमाऊंगा भी, प्रॉफिट पे भी टैक्स पटाना है मुझे, तो मैं जितना भी टैक्स होगा मेरा टैक्स का वैल्यू, मैं उसको कैलकुलेट कर लूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं इसको 2 रुपए, मान लो इसका स्लैब है, ये स्लैब रहता है, ऐसा नहीं कि अपने से सोच लेगा कोई, ये स्लैब रहता है। और अगर अपने से भी कोई चीज बढ़ा के बेच रहा है तो जब टैक्स क्रेडिट आता है, आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स माइनस करके अगर कुछ रहता है तो वो पटा देता है जो भी बनना है, ठीक, जब वो जीएसटी फाइल करता है। तो अब हम आ जाते हैं वापस में, 7 रुपए की थी, ये आ गई आगे 9 रुपए, 7 रुपए में आ गई, तो मैं 2 रुपए और जोड़ दिया 9 रुपए में। अब रिटेलर के पास आ गई, रिटेलर को भी कुछ टैक्स पटाना है, वो भी 2 रुपए इसमें जोड़ लेगा, तो एक्चुअल में वो 11 रुपए का उस पर लिखा हुआ रहेगा, एक्चुअल में बना था 7 रुपए में। ये कैसे बढ़ गया इसका प्राइस, वैल्यू कैसे ऐड हो गया, इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे पहले। वैल्यू ऐड होते गया, ऐड होते गया, ऐड होते गया, चीज थी 5 रुपए की, अब हो गई है 11 या 13 रुपए की। ये जो 13 रुपए है, इसमें पूरा का पूरा जो टैक्स था वो किसको पटाना पड़ा, एट द एंड जो बंदा खरीद रहा है उसको ही तो पूरा का पूरा टैक्स पटाना पड़ा, करेक्ट। टैक्स का जो वैल्यूएशन है, इसी तरीके से वैल्यू ऐड होते जाता है किसी भी चीज में, इसी को बोलते हैं वैट, इसीलिए इसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। इसी को बाद में चेंज करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम दे दिया गया, और थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया गया स्लैब्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक, और बहुत माइन्यूट चेंजेस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि ये दोनों जो है इंक्लूडेड होते हैं प्राइस में ऑलरेडी प्रोडक्ट के। अगर आप बिल भी बनता है ना, कभी भी आप सुपरमार्केट जाओगे, बिल बनता है ना, तो जीएसटी अगर दिखाना भी होता है तो वो ऑलरेडी माइनस कर देते हैं, माइनस करके ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते हैं, एमआरपी नहीं दिखाते, ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते हैं और जो 18% रहता है उसको अलग से दिखा देते हैं। फाइनली आप एमआरपी जोड़ के ही ले रहे हो और जो डिस्काउंट है वो अलग से रहता है, ठीक। फाइनली एमआरपी में वो रहता ही है जीएसटी, लेकिन अलग से दिखाना है बिल में तो इस तरीके से दिखता है कि कॉस्ट उस आइटम का अलग से दिखता है, एमआरपी नहीं दिखता उस आइटम का, ठीक। तो चलो आगे आ जाते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमेशा मैं बोल रहा हूं ये वर्ड रहेगा ही रहेगा, इंक्लूडिंग, ये हमेशा रहेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैट और जीएसटी, हमेशा वो इंक्लूडेड रहता है पहले से, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आप नोट भी कर लो। सेल्स टैक्स जो इंक्लूडेड नहीं रहता है, अगर कैलकुलेट करके अलग से आप दे रहे हो, अगर किसी किसी सिचुएशन में इंक्लूडेड है वो सेपरेट है, लेकिन जनरली इंडिया में तो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो आएंगे उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। वैट और जीएसटी फॉर श्योर 100% इंक्लूडेड रहता है, ठीक। वाहिदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। तो मुझे वैट जुड़ने से पहले का प्राइस फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रा का हेल्प लेना है, और आप इसको इस तरीके से लिखोगे, लेट, पहले मैं दोनों चीज बता दूंगा आपको, मैं अलजेब्रा ही बताऊंगा क्योंकि आपको यही चीज आप लिख के आओगे, दूसरी चीज करोगे तो आप कंफ्यूज होगे, मैं अलजेब्रा ही बताऊंगा। लेट x रुपीस x be the price of air cooler, price of air cooler before VAT, VAT जुड़ने से पहले उसका प्राइस लेट से x रुपीस था, ठीक। अब VAT कितना था, 10% है, 10% कितना किस पे कैलकुलेट होगा, जो भी प्राइस उसकी रही होगी उसी का 10% एक्स्ट्रा जोड़ दिया। कैसे लिखोगे, प्राइस आफ्टर VAT, या फिर VAT कितना होगा, वैट जो होगा ओरिजिनल जो प्राइस रही होगी उसकी, जो भी उसका एक्चुअल वैल्यू रहा उस पे वैट एक्स्ट्रा जोड़ोगे, है ना। तो वैट परसेंट जो है वो है 10%, तो वैट कितना हो जाएगा, वैट हो जाएगा 10% ऑफ x, 10% ऑफ x यानी 10x by 100, 10 by 100 into x। एक और एक्स्ट्रा स्टेप यहां पे डालता हूं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि 10 by 100 मल्टीप्लाई बाई x, यानी ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, x बाई 10, तो x बाई 10 रुपीस वैट हो गया, और x रुपीस ओरिजिनल प्राइस था। अभी एक्चुअल में प्राइस क्या है आपके पास, ये है 3,300 रुपीस, करेक्ट। तो 3,300 रुपीस कैसे आया, अगर मैं इसको x के टर्म्स में लिखूं, क्यों x के टर्म्स में लिखूं, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है। x के टर्म्स में अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा x जो एक्चुअल प्राइस था प्लस x बाई 10 वैट जुड़कर ये बन गया कितना, ये बन गया 3,300। मैं लिखूंगा न्यू प्राइस, बाइंग प्राइस, ठीक है, बाइंग प्राइस इज इक्वल टू x प्लस x बाई 10
जो कि है इक्वल टू ₹3,300। एक इक्वेशन मुझे मिल गया x प्लस एक्स बाई 10 इक्वल टू 2,300। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा x का। सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, 10 आ जाएगा, एलसीएम नीचे 10 हो गया, 10 इंटू एक्स 10x प्लस x इज इक्वल टू 3,300। ये हो जाएगा 11x बाई 10 इज इक्वल टू 3,300। x इज इक्वल टू 3,300 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 11। 11 3s are 33, 0 0 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया 300 इंटू 10 3000। सो एक्चुअल में 3000 रुपीस का ये वैल्यू था इस एयर कूलर का। उसमें 10% जोड़ दिया, 10% ऑफ 3000 यानी कि 300 रुपीस जोड़ दिया, तो आपको 3300 का पड़ा ये एयर कूलर। किसको? वाहिद। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना, याद रखना वैट और जीएसटी का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप ये चीज याद रखो कि इंक्लूडेड रहेगा हमेशा वैट और जीएसटी। जो भी प्राइस है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा। तो एक्चुअल प्राइस फाइंड करने के लिए आपको ये करना है कि एक्चुअल प्राइस को एक्स लेना है। एक्स लेने के बाद आप उसके अराउंड पूरा का पूरा एक रिलेशन डेवलप करोगे विथ द वैल्यू ऑफ वैट। वैट की वैल्यू है 10% इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि हमने लिया 10% ऑफ x आ जाएगा x बाई 10, x जो कि एक्चुअल प्राइस थी प्लस x बाई 10, दोनों को जोड़ के वाहिदा को कितने में एयर कूलर मिला वो पता चल जाएगा, क्योंकि x बाई 10 x में इंक्लूडेड है, x में जुड़ के इंक्लूडेड में 3300 आएगा। 3300 में x बाई 10 इंक्लूडेड था, तो x और x बाई 10 जुड़ के 3300 के बराबर, जो कि एक रिलेशन देता है, जिसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, जो आपको कितना दे रहा है 3000। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। लेट्स गो अहेड और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। सभी मार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked as 1,450? एक पेयर जीन्स जो है उसको 1,450 में ही मिल गई। दो शर्ट मार्क्ड एट 850 ईच। अच्छा, यहाँ पे वर्डिंग में ध्यान देना, कई बच्चे थोड़े घूम जाते हैं, बोलते हैं कि पेयर ऑफ जीन्स दिया हुआ है तो पेयर ऑफ जीन्स के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स दोनों का साथ में प्राइस है 1,450। क्या? ईच यूज नहीं किया गया है इसलिए। सेकेंड वाला आप देखोगे तो दो शर्ट्स हैं मार्क्ड एट ₹850 ईच, तो हर एक का प्राइस 850 है। यहां पे ईच यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो जो भी प्राइस है वही फाइनल प्राइस है दोनों का 850 ईच, मतलब हर एक का 850, तो एक शर्ट का 850, तो दो शर्ट का 2 into 850। ये चीज आपको ध्यान देनी है। लेट्स गेट बैक हियर और सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है मुझे इज इक्वल टू 10%। मार्क प्राइस ऑफ jeans, mark price of pair of jeans is equal to rupees 1,450. Mark price of one shirt is equal to rupees 850. उसने कितने शर्ट लिए, कितने शर्ट, एक कस्टमर ने कितने शर्ट लिए? उसने लिए हैं 850 के 2 शर्ट, ठीक है, 2 शर्ट्स। सो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स रुपीस 850 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा रुपीस 1,700। अच्छा, टोटल जो भी 10% इसका जीन्स का है, जो भी 10% 2 शर्ट का है, ये टोटल बिल पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप 10% अलग से जीन्स का कैलकुलेट करोगे तो 145 आएगा, अलग से शर्ट का कैलकुलेट करोगे तो 170 आएगा, दोनों का साथ में कैलकुलेट करेंगे तो 145 और 170 जुड़ के आ जाएगा। सिंपल, कैसे भी करो आपको आंसर वही आना है। माय सजेशन इज, जब भी आप डिस्काउंट फाइंड करो, अगर सभी मटेरियल का सेम डिस्काउंट है तो पूरे के पूरे चीजों को जोड़ लो और एट द एंड आप फाइंड कर लो टोटल डिस्काउंट और माइनस कर दो। ये आसान होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जीन्स का डिस्काउंट अलग दिया होता, शर्ट का डिस्काउंट अलग दिया होता, उस सिचुएशन में मैं शर्ट वाले आइटम्स के लिए वो पर्टिकुलर डिस्काउंट नंबर लगा देता और जीन्स के लिए वो पर्टिकुलर डिस्काउंट नंबर लगा देता, क्योंकि यहाँ पे सभी आइटम्स का सेम डिस्काउंट दिया हुआ है, इसलिए
मैं थ्रू आउट 10% ही लगाऊंगा, तो मैं ऐड करके एंड में लगा देता हूं, ठीक। तो टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स टू बी बॉट, जो भी चीजें खरीदनी है उनका मार्क प्राइस कितना है, ₹1450 दो पेयर ऑफ जीन्स का, और 1700 दो शर्ट का, जोड़ दो 511 3150, ₹3150 जो है टोटल मार्क प्राइस है। इसमें कुछ डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट इज टोटल डिस्काउंट इज 10% ऑफ 3150। 3150 का 100% है, 10% निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दो, 315 रुपीज 315 ऑलरेडी ये बताया हुआ है। तो फाइनल प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, ये दो जीन्स और दो शर्ट लेने के लिए, पेयर ऑफ जीन्स एंड शर्ट लेने के लिए पे करना पड़ेगा मार्क प्राइस में से 3150 में से 315 निकाल, 3150 में से 100 चला गया तो आपके पास 3050 में से 200 चला गया, 1850 में से 10 चला गया 1840, और ₹2835 इतना ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। 2835 क्रॉस चेक कर लो, 28,800 प्लस 300 हो जाएगा 3,100, और 35 हो जाएगा 3,135 और 5 करेक्ट आंसर 2,835 रुपीज जो है उसे सेलिंग प्राइस के तौर पे करने पड़ेंगे, इतने प्राइस में ही वो खरीद पाएगा। तो पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। यहाँ पे एक चीज टेक अवे है कि जब डिस्काउंट थ्रू आउट सेम रहता है, जिस सिचुएशन में डिस्काउंट थ्रू आउट सेम रहता है ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, उस सिचुएशन में आप जोड़ के एट द एंड का आप निकाल दो, ठीक। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर आइटम का डिस्काउंट परसेंट अलग होता तो आप अलग अलग फाइंड करते। Let's go ahead. Second question. The price of a TV set is 13,000 rupees. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. याद रखना, सेल्स टैक्स कभी भी जुड़ा हुआ नहीं रहता जब तक क्वेश्चन में मेंशन अलग से स्पेसिफिकली वर्ड यूज नहीं किया हो कि इंक्लूडेड है। 99.9% ऑफ द केसेस आपको जो क्वेश्चंस आएंगे सेल्स टैक्स कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही वैसी दी गई है, ठीक। एक्चुअल में प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो में आओगे आप तो एमआरपी में जुड़ा रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से सेल्स टैक्स कभी मत जुड़ा हुआ मत लेना, अलग से निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, ठीक। मैं लिख लूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, प्राइस इज ₹13,000, सेल्स टैक्स कितना है इज इक्वल टू 12%। तो सेल्स टैक्स का वैल्यू, सेल्स टैक्स परसेंट है इतना ना, सेल्स टैक्स की वैल्यू हमेशा निकाल लो 12% ऑफ प्राइस, प्राइस से निकालते हैं 12% ऑफ 13,000, सॉल्व करो 13,000 का 12%, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ 13,000, 0 कैंसल्ड, 12 into 3 36, 12 ones are 12 plus 3 15, 1560 रुपीस 1560 जो है वो है सेल्स टैक्स, राइट। अब इस 1560 को आप किसमें जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे 13,000 में, और आपको कितना प्राइस विनोद को पे करना पड़ेगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। प्राइस टू पे ₹13,000 प्लस ₹1560, यानी हो गया ₹14,560। इतना अमाउंट विनोद को पे करना पड़ेगा ये टीवी खरीदने के लिए, क्योंकि इसका सेल्स टैक्स अलग से 1560, ठीक है। तो लेट्स गो हेड, थर्ड क्वेश्चन जाते हैं। तो इससे हमने ये देखा कि सेल्स टैक्स कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है, अलग से ही आपको कैलकुलेट करना है प्राइस के ऊपर और ऐड करना है। सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चन आसान होंगे, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, और जाहिर तौर पे आसान होंगे, एक्स लेने की जरूरत नहीं। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स, थर्ड क्वेश्चन, एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वाज 20%, इफ द अमाउंट ही पेज इज 1,600, फाइंड द मार्क प्राइस। ये तो बड़ा प्यारा रिलेशन वाला क्वेश्चन है। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है आपके पास इज इक्वल टू 20%,
कितने अमाउंट उसने पे किया, वो होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1600। आपको फाइंड करना है मार्क प्राइस। लगा लो रिलेशन, रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन सेज दैट डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, अब बोलोगे सर रिलेशन तो यूज कर लेता मैं, लेकिन यहां तो डिस्काउंट ही नहीं दिया हुआ है। जब मैं डिस्काउंट फाइंड करने जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस ही नहीं दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट के लिए भी मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं। तो इस सिचुएशन में याद रखना दोस्त, मार्क प्राइस के केस में कभी भी डिस्काउंट इक्वेशन में मार्क प्राइस अगर ना दिया हो तो मार्क प्राइस को एक वेरिएबल ले लें, ये चीज बना के रख लें आप, नहीं तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे इस रिलेशन में। ठीक, आप कर भी लोगे लेकिन थोड़ा सा अब मैं दिखा देता हूं आपको कैसे करोगे आप। 20% यहाँ पे 20% 20 हो गया, 20% की जगह 20। डिस्काउंट आपको पता नहीं, लेकिन डिस्काउंट आपको ये पता है जरूर कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, राइट। डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप एक्स ले लो या नहीं भी लो तो भी बन जाएगा, मैं दिखा देता हूं। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू। सर मार्क प्राइस तो नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन मार्क प्राइस यहाँ पे रिलेशन में आ रहा है, सेलिंग प्राइस 1600 दिया है, लेकिन मार्क प्राइस एक बार रहता तो सर आसान होता, दो बार दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखो। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूं, रिलेशन आ गई आपके पास, 20 इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज 1600 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको 20% यानी 20 देता है, करेक्ट। यही रिलेशन हमारे पास। मार्क प्राइस नहीं पता, फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस की जगह मैंने 1600 लिख दिया है। नाउ सी वेरी केयरफुली, इस मार्क प्राइस को लेके जाओ लेफ्ट साइड में, ये हो गया 20 इंटू एमपी इज इक्वल टू एमपी माइनस 1600, पूरा का पूरा 100 से भी मल्टीप्लाइड था। अब इस 100 को भी लेके जाओ लेफ्ट में, ये हो जाएगा 20 इंटू एमपी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एमपी माइनस 1600। ये 20 में 5 बार चला गया, mp by 5 is equals to mp minus 1600, यानी mp by 5 is equals to mp minus 1600। 5 को ले जाओ राइट साइड में, mp is equals to 5 into mp minus 1600, मल्टीप्लाई कर दो, mp is equals to 5 mp minus 5 into mp, 5 into mp यानी 5 mp। अब यहां पे आप दो तरीके हैं, आप mp को x ले लेते, अगर mp को x ले लेते तो वेरिएबल x लेके सॉल्व कर लेते, ना भी लोगे तो भी वही मतलब है, आपको mp को एक वेरिएबल मान के चलना पड़ेगा, करेक्ट। देखो 5 mp माइनस 16 इंटू 5 80, ये हो गया 8000। अब 5 mp को इस साइड लेके आओ और माइनस 8000 को इधर ले जाओ, mp प्लस 8000 इज इक्वल टू 5 इंटू mp, ये हो गया 8000 इज इक्वल टू 5 mp प्लस mp, ये हो गया सॉरी माइनस mp, ये हो जाएगा। इरेजर लेके इसको मिटाकर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूं, क्योंकि जब प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस ही होगा ना, माइनस mp। तो 5 mp में से अगर x लेता तो 5x माइनस 4x होता, mp है तो 5 mp माइनस mp हो गया, तो 4 mp बचेगा, 4 इंटू मार्क प्राइस, यानी 8000 जो है 4 इंटू मार्क प्राइस के बराबर है, जो कि मुझे देगा मार्क प्राइस जो है वो की 4 मार्क प्राइस 8000 के बराबर है। तो 4 टाइम्स मार्क प्राइस 8000 है, तो मार्क प्राइस जो हो जाएगा वो है 8000 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज नथिंग बट ₹2000। सो 2000 का एक्चुअल मार्क प्राइस था, उस पर 20% जो उसी में 20% जो है आपने डिस्काउंट दिया, और वो डिस्काउंट होने के बाद 1600 हो गया। तो डिस्काउंट था 400 रुपीज का, 20% 2000 का 400 हो जाता है, 400 का डिस्काउंट होने के बाद 1600 उसकी सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला वही यूज किया है। अगर आपके पास फॉर्मूला में एक अननोन हो, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे mp माइनस sp बाई mp, mp जो है नहीं पता था, sp पता था, sp पुट कर दिया सेलिंग प्राइस, mp के फॉर्म में मैंने इक्वेशन बना दिया, एक एक स्टेप में मैंने आपको बताते हुए चला हूं, और फाइनली हमें आंसर जो है मार्क प्राइस का 2000 रुपीज। आप मार्क प्राइस की जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
I purchased a hair dryer for ₹5,400 इंक्लूडिंग, देखो मैंने बोला था ना, जब भी वाट होता है या जीएसटी होता है हमेशा इंक्लूडिंग होता है। क्या होता है? इंक्लूडिंग होता है। और आपको हमेशा एक्स लेकर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एक वेरिएबल लेकर ही इसको सॉल्व करना। अब परचेज्ड अ ड्रायर ऑफ 5,400, इसमें 8% वैट जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। फाइंड द प्राइस ऑफ प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। लेट ₹X be the price of hair dryer before VAT was added। ठीक है, वैट ऐड करने के पहले ये प्राइस हो जाए, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब वैट कितना है? वैट परसेंट जो है वो 8% है, तो वैट कितना होगा? वैट का प्राइस कितना होगा? 8% ऑफ x, जो कि होता है 8/100 इंटू एक्स। कैंसिल करोगे 4 2 जा 425 टाइम्स 2x by 25 रुपीस। कितना जो है वैट जो है। अच्छा, वैट जोड़ोगे तो कितना प्राइस होगा? प्राइस आफ्टर एडिंग वैट, वो हो जाएगा वैट के पहले का प्राइस x, वैट जोड़ने के बाद का प्राइस 2x + 25। जोड़ दो 25x + 2x डिवाइडेड बाय 25, जो कि हो जाएगा 27x डिवाइडेड बाय 25, यानी ₹27x/25 जो है वो है प्राइस आफ्टर एडिंग वैट। ये है x के टर्म्स में। लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी कि प्राइस क्या है हेयर ड्रायर का जिसमें 8% वैट जुड़ा हुआ है, वो क्या है? 5,400। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 27x by 25 है ये 5,400 के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है सर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइस है आफ्टर टैक्स, प्राइस आफ्टर एडिंग वैट इज इक्वल टू ₹5,400। सो हम बोल सकते हैं therefore जो 27x by 25 है, पिछले में जो ये एक्सप्रेशन लेके आया था, ये जो है वो 5,400 के बराबर है। इसको आसानी से आप सॉल्व कर लो। x 25 इधर चला जाएगा, टॉप में डिवाइडेड है, लेफ्ट में, राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट में 27 मल्टीप्लाइड है, राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 27 के टेबल में 2 बार में 54 आता है, 2 जीरो भी आ जाएंगे। 25 2 जा 50 और 2 जीरो, ये हो गया भाई 5,000। तो एक्चुअल प्राइस जो है इस हेयर ड्रायर का वो 5,000 रुपए था। उसमें 7% कितना 8% वैट लगाने के बाद 400 रुपए और जोड़ के खरीदते हैं हेयर ड्रायर का प्राइस। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस 5,000 था, उसमें 8% वैट यानी 5,400 जुड़ा हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो क्या है आंसर आपका? प्राइस बिफोर एडिंग वैट इज ₹5,000। ये हो गया डन। ठीक है, अब आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का 5th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि an article was purchased for ₹1239। देखो इंक्लूडिंग रहता है, मैंने बोला जीएसटी और वैट डेफिनेशन आपके जो बुक में दिया और हमेशा के केस में सिनोनिमस है। ये चीज इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी और वैट हमेशा इंक्लूडेड रहते हैं। बेटा सेल्स टैक्स में आपके बुक में इंक्लूडेड नहीं है, जनरली इंक्लूडेड नहीं होता था, कुछ कुछ केस बाकी जगहों में नहीं होता है, इंडिया में तो इंक्लूडेड होता है, वो भी मैंने बता दिया आपको। लेकिन जीएसटी वैट हमेशा इंक्लूडेड रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में अलग से लिखा भी रहेगा इंक्लूडिंग। ठीक है, एन आर्टिकल वाज परचेस्ड फॉर ₹1239। परचेस प्राइस यानी प्राइस क्या था आफ्टर, आई मीन इंक्लूडिंग था, प्राइस इंक्लूडिंग 1239। ठीक, और जीएसटी परसेंट जो है वो है 18%। प्राइस पता करना है बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी ऐड करने से पहले का। तो लेट ₹X be price before adding GST। जीएसटी जोड़ने के पहले X है प्राइस, लेट से अगर X प्राइस है जीएसटी जोड़ने से पहले, तो जीएसटी कितना जुड़ेगा? जीएसटी विल बी 18% ऑफ X, जो कि होता है 18/100 इंटू X, यानी 18x/100।
तो जीएसटी जोड़ने के बाद का प्राइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 18x/100। अच्छा, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप इसको पहले, 2 9 250 बार, तो यानी 9x/50 लिख लेता हूं और 9x/50 जोड़ देता हूं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 9 250 टाइम्स, तो जोड़ने के बाद x प्लस 9x/50 यानी 50x प्लस 9x/50 यानी हो जाएगा 59x/50 रुपीस, इंक्लूडिंग जीएसटी डन। तो इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस है 59x/50, ठीक। x में 18% ऑफ x जोड़ दिया, 118/x या फिर 59x/50, ठीक। ये जो है 1239 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीएसटी के साथ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, हमेशा लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो जीएसटी जुड़ा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 59x/150 जो हमने फाइंड किया रुपीस, जो इंक्लूडिंग जीएसटी है, ये जो है वो 1239 के बराबर ही है, 1239 के बराबर है। लेट्स फाइंड आउट x इज इक्वल टू 1239 इंटू 50 हो गया और 59 नीचे आ गया। 59 से क्या डिवाइड हो गया, डिवाइड करके देख लेते हैं यार। 1239 59 से 2 बार में जाएगा, 118 हो जाएगा, है ना। 2 9 18 और 250 100 और 18 118, माइनस करेंगे 5 हो गया, 9 हो गया, 2 बार में 1 बार में 59 का कैंसिल हो जाएगा। 59 के टेबल में या 59 से 21 बार में डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21 इंटू 50, 0 5 1 5 और 5 2 1050 जो है वो है प्राइस बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी, बिफोर जीएसटी एडेड, ठीक है। सो प्राइस बिफोर जीएसटी was added is rupees 1050 डन। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। 2-3 चीजें मैं सिंपल क्लैरिफाई करना चाहूंगा। डिस्काउंट से हमने स्टार्ट किया था, ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं समराइज कर लेता हूं आपके लिए पूरा का पूरा ये चैप्टर 7.2 पार्ट जो है इस चैप्टर का। इसमें आपने डिस्काउंट पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ने के बाद आपने देखा डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के बेसिस पे है। और हमने 2 तरीके के क्वेश्चन देख लिए, एक जहां पे सेलिंग प्राइस जो है फाइंड करना होता है, मार्क प्राइस दिया हुआ होता है, तो मार्क प्राइस के बेसिस पे आप बहुत आसानी से कर लोगे। लेकिन जब मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ होता है तब आपके पास एक इक्वेशन बनता है, ये वाला सिचुएशन भी हमने बड़े अच्छे से देखा, ये थर्ड क्वेश्चन था। सेल्स टैक्स हमेशा अलग से रहता है, कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहता, ये ध्यान रखना। सेल्स टैक्स के क्वेश्चन में आपको पहले परसेंट टैक्स निकालना पड़ेगा, परसेंट और जो वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12% है 13,000 है इस केस में, सेकंड क्वेश्चन में देखा। हमेशा जो क्वेश्चन रहेगा सेल्स टैक्स का आपको अलग से ही रहेगा, कभी भी इंक्लूसिव नहीं रहेगा सेल्स टैक्स, ये याद रखना है। डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। जीएसटी और वैट हमेशा इंक्लूडेड रहते हैं, मेंशन भी किया जाता है डबल चेक के तौर पे, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 8% वैट, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। इन सिचुएशन में आप एक्चुअल प्राइस को x लेते हो, x का उतना परसेंट जो भी जीएसटी है या फिर जो भी वैट है वो निकालते हो, दोनों को जोड़ते हो, एक टर्म निकालते हो। x में इस केस में 59x/50 था, फोर्थ क्वेश्चन के केस में 27x/25 था। ये एक्चुअल वाले क्वेश्चन में जो है एक नंबर दिया रहता है जो कि इंक्लूडेड रहता है जिसमें जीएसटी, उसके बराबर इक्वेट करके आप x यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है बिफोर जीएसटी वो फाइंड कर लेते हो। फोर्थ क्वेश्चन में 5000 था, फिफ्थ क्वेश्चन में वही वाला क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन था, बस जीएसटी दिया हुआ था 1050। ठीक, तो यहां तक हमने डिस्काउंट, सेल्स टैक्स और एस्टिमेशन भी समझ लिया। जैसे आपको 2.5% निकालना है तो आप मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, 10% निकालना है डिवाइड बाय 10 कर देना एक्चुअल वैल्यू को। 2.5% निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 जो किया उसको डिवाइड बाय 2 करके 5%, फिर 5% वाले को डिवाइड बाय 2 करके 2.5%। ये भी चीज हमने देख ली जो कि बहुत काम आती है जनरल केसेस में। अब
एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में मैं बोलता हूँ, डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो डाउनलोड कर लो जल्दी से। स्कैनर यहाँ पे दिया हुआ है स्कैन करने के लिए, इसमें स्कैन करोगे पैसा सा नहीं कटेगा, आप इसको स्कैन करके इस क्यूआर कोड से शिष्या क्लास का आप डाउनलोड कर पाओगे। आप डाउनलोड करोगे, और भी कई सारे कोर्सेस है, सैनिक स्कूल का कोर्स है बेटा, साथ में ग्रेड 8 का सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में, उसके हिसाब से हमारे पास क्यूरेटेड करिकुलम है, उसको आप पढ़ सकते हो आईआईटी टीचर्स से डायरेक्टली लाइव क्लासेस में। और जेई फाउंडेशन की अगर आप बात करें, जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फाउंडेशन स्पेसिफिक कोर्स है, अलग करिकुलम डिजाइन है, डायरेक्ट आपको फाउंडेशन लेवल का मटेरियल पढ़ाया जाता है। ये सब कोर्सेज के बारे में आप इस स्कैनर में स्कैन करके शिष्या क्लास आप डाउनलोड करके रजिस्टर किया समझ सकते हो, ठीक है। अब इतनी दूर आए हो, लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके जरूर डालना। सब्सक्राइब बिल्कुल करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के जाते हो आप, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे थर्ड पार्ट इसी वाले चैप्टर का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। और प्रैक्टिस करते रहो, जो भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उसको प्रैक्टिस करो, बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा। आप कमेंट में लिखकर आंसर बताओ, या सर ये नहीं समझ में आया, पूछते रहो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।